दिसंबर 1900 को उत्तरी अटलांटिक ओशन के एक टापू पर काम कर रहे 3 अनुभवी लाइट हाउस कीपर्स अचानक गायब हो गए और जिनका आज तक किसी को सुराग नहीं मिला। उन्हें समुद्र निगल गया या आसमान खा गया, किसी को नहीं पता। इस रहस्यमयी घटना ने स्कॉटलैंड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया था। फ्लैनन द्वीप समूह 7 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है, जिन्हें द 7 हंटर्स के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये आइलैंड बेहद ही खूबसूरत है। इनमें से एक द्वीप का नाम है आइलियन मोर, जो उन 7 आइलैंड्स में से सबसे बड़ा है और उसी पर यह लाइट हाउस बना हुआ है। फ्लैनन द्वीप समूह स्कॉटलैंड के बाहरी हेब्रिड्स से लगभग 20 मील की दूरी पर पश्चिम दिशा में स्थित है और यह पूरा एरिया उत्तरी अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है। इस आइलैंड का नाम एक पैरिश पादरी सेंट फ्लैनन के नाम पर पड़ा है, जो बहुत साल पहले इस सुनसान जगह पर रहा करते थे। यहाँ के पड़ोसी आइलैंड पर बसने वाले लोग फ्लैनन आइलैंड को हमेशा से एक मनहूसियत की नजरों से देखते हैं। कई सारी फिशिंग बोट्स इस आइलैंड पर टकरा चुकी है और उनके मलबे यहाँ तैरते हुए मिलते हैं। पड़ोसी द्वीप के लोग वैसे तो इस आइलैंड से दूर ही रहते हैं, लेकिन अपने जानवरों को फ्लैनन आइलैंड के घास भरे मैदानों में चराने के लिए कई बार ले आते हैं। लेकिन वो इस जगह पर कभी रात नहीं बिताते, क्योंकि वो मानते हैं कि ये आइलैंड बहुत ही मनहूस है और यहाँ रात बिताना किसी अपशकुन से कम नहीं है। सन 1890 में नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड को आइलैंड मोर पर एक लाइट हाउस बनाने का विचार आया और इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में खतरनाक चट्टानों के बारे में जहाजों को चेतावनी देना था, क्योंकि यहाँ कई जहाज टकरा चुके हैं और वो इस क्षेत्र से अनजान रहते हैं। जिसके बाद 1895 से इसका निर्माण शुरू हुआ और 4 साल के अंदर ये लाइट हाउस बनकर तैयार हो गया। इसे बनाने में काफी लागत आई थी, क्योंकि समुद्र की सतह से इसकी ऊंचाई 110 फीट के आसपास है और इस लाइट हाउस की खुद की ऊंचाई 130 फीट के आसपास है। इसे बनाने के लिए मजदूरों को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें सतह पर रखे सामानों से टकराकर उन्हें तहस नहस कर देती थी। भारी सामानों को इतना ऊपर ले जाने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इतनी परेशानियों के बावजूद भी यह लाइट हाउस बनकर तैयार हो गया और 7 दिसंबर 1899 को यहाँ पर पहली बार रोशनी की गई। लाइट हाउस बनने के 1 साल बाद ही वहाँ एक ऐसी घटना घटित हुई जिन पर आज भी रहस्य की परतें जमी हुई है। ये लाइट हाउस इंसानी आबादी से बहुत ज़्यादा दूर है, जो इसे दुनिया से पूरी तरह काट देता है और आपके आसपास बस समुद्र है, लेकिन पूरा क्षेत्र सुनसान है और किसी के भी दिल में इसको लेकर एक अजीब सा डर पैदा होना स्वाभाविक है। सात दिसंबर 1990 की शाम को नॉर्दर्न बोर्ड लाइट हाउस के सुपरिंटेंडेंट रॉबर्ट मूरहेड ईस्ट लैंडिंग पर खड़े थे और अपनी स्टीम बोट में बैठकर दोबारा मुख्य तट पर लौटने के लिए तैयार थे। उन्होंने तीनों हाउसकीपर से हाथ मिलाया और उन्हें गुड लक कहा। उसके बाद रॉबर्ट अपनी बोट में बैठे और लाइट हाउस को संभालने की जिम्मेदारी उन 3 लोगों को सौंपकर वहां से चल दिए। उन तीनों हाउसकीपर्स का नाम था जेम्स डुकाट, थॉमस मार्शल और डोनाल्ड मैकार्थर। समुद्र के बीच में लहरों पर नाचती हुई बोट से रॉबर्ट ने उन तीनों की तरफ देखकर हाथ हिलाते हुए अलविदा कहा। उस वक्त रॉबर्ट को यह ख्याल भी नहीं आया होगा कि वो ही एक आखिरी शख्स होंगे जो उन तीनों लाइट हाउस कीपर्स को आखिरी बार देख रहे थे। उस लाइट हाउस को संभालने के लिए 4 हाउस कीपर्स को अपॉइंट किया गया था। उन तीनों के अलावा जो तीसरा शख्स था, उसका नाम जोसेफ मोर था। उस दिन उसका वीक ऑफ होने की वजह से वो ड्यूटी पर नहीं था। वो उन तीनों का काफी अच्छा दोस्त था। इसके अलावा सुपरिटेंडेंट रॉबर्ट भी उनको व्यक्तिगत तौर पर जानते थे। तो उन तीनों को लाइट हाउस पर छोड़कर उनसे अलविदा लेने के बाद आगे क्या हुआ? पंद्रह दिसंबर 1990 की रात एक तूफानी रात थी।
क्योंकि अचानक से आइलैंड के आसपास तेज हवाएं और बारिश शुरू हो गई थी। रात के उसी वक्त कुछ नाविक एक स्टीम बोट में सवार होकर फ्लैनन लाइट हाउस के नजदीक से होकर गुजर रहे थे। वो लोग फिलाडेल्फिया से लीथ के बंदरगाह पर जा रहे थे। उस स्टीमर के कप्तान SS आर्चटॉर बहुत हैरान थे। उन्हें लाइट हाउस की स्थिति देखकर कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि लाइट हाउस में बिल्कुल अंधेरा था, जो कि एक बहुत ही असामान्य बात थी। रात के वक्त लाइट हाउस में कभी अंधेरा नहीं किया जाता। ये लाइट हाउस के स्टाफ की ड्यूटी होती है कि शाम होते ही लाइट हाउस में रोशनी की जाए। इसलिए उन नाविकों को यह समझने में ज़रा सी भी देरी नहीं लगी कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। लेकिन वो वहाँ पर रुके नहीं, क्योंकि उस वक्त तूफान काफ़ी तेज हो रहा था। 3 दिन बाद जब वो स्टीमर्स लीथ बंदरगाह पर पहुंचे, तब उन्होंने नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड को फ्लैनन टापू की स्थिति के बारे में बताया, जिसके बाद नॉर्दर्न बोर्ड ने हेस्पेरस नाम के एक राहत जहाज को फ्लैनन टापू पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा। खराब मौसम होने की वजह से हेस्पेरस को फ्लैनन टापू पर पहुंचने में 8 दिन का समय लग गया। 29 दिसंबर को टापू पर पहुंचने के बाद शिप के कैप्टन जिम हार्वी ने देखा कि फ्लैग स्टाफ पर कोई भी झंडा नहीं है। उन्होंने 3 बार जहाज का हॉर्न बजाकर अपने आने का संकेत दिया। अक्सर ऐसा करने पर हाउसकीपर्स रिस्पॉन्स में हाथ हिलाकर इशारा करते हैं, और कैप्टन जिम हार्वी को भी ऐसी ही उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद हार्वी ने एक फ्लेयर जलाई ताकि लाइट हाउस कीपर्स को अलर्ट कर सके, लेकिन तब भी उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब दूर दूर तक कोई तूफान नहीं था और आइलैंड पूरी तरह शांत था, लेकिन तट से टकराती हुई समुद्र की लहरें और सीगुल पक्षियों का शोर इस सन्नाटे में भी कुछ अनहोनी होने का संकेत दे रहे थे। और इस शांत वातावरण में भी एक अजीब सा डर महसूस किया जा सकता था। उन इन्वेस्टिगेटर्स को अंदाजा भी नहीं था कि आगे वो जो कुछ एक्सपीरियंस करने वाले थे उसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जहाज के क्रू मेंबर के साथ लाइट हाउस का 4th कीपर जोसेफ मोर भी था। सबसे पहले वो अकेला ही जहाज से उतरा और ईस्ट लैंडिंग में दाखिल हुआ। उसने आवाज लगाकर अपने साथियों को पुकारा। उसने पाया कि कंपाउंड का एंट्रेंस डोर और लाइट हाउस का मेन डोर दोनों अंदर से लॉक थे, और बाहर से देखने पर लाइट हाउस के अंदर भी सब कुछ बहुत सामान्य सा लग रहा था। सारी चिमनियां साफ की हुई थी और उनमें तेल भरा हुआ था। उनके बेडरूम में बिस्तर काफी अस्त व्यस्त पड़े थे, जैसे कि वह लोग अभी सोकर उठे हों। किचन के सारे बर्तन धुले हुए रखे थे, मेज पर खाना परोसा हुआ रखा था, और आतिशदान में पड़ी राख ठंडी हो चुकी थी। सबसे अजीब बात जो जोसेफ ने नोटिस की कि दीवार पर लगी सारी घड़ियां बंद पड़ी हुई थी। ऐसे हालातों ने उसकी चिंताएं और बढ़ा दी थी। किचन की टेबल पर एक कुर्सी उल्टी रखी हुई थी, जिसका कारण उसे समझ में नहीं आया। इन परिस्थितियों से आश्चर्यचकित होकर जोसेफ दोबारा लौटकर जहाज पर आया और उसने कैप्टन को वहां का सारा आंखों देखा हाल बता दिया। इसके बाद कई और आदमी जोसेफ और कैप्टन के साथ दोबारा लाइट हाउस में पहुंचे ताकि और गहराई से तहकीकात की जा सके। सबसे पहले वो लोग ईस्ट लैंडिंग पर गए, जहां पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन वेस्ट लैंडिंग में हालात इसके बिल्कुल विपरीत थे। वहां पर उन्हें ऐसे तबाही के निशान मिले, ऐसा लग रहा था कि कोई जोरदार तूफान आइलैंड से टकराया था, जिसका सबसे ज्यादा इफेक्ट वेस्ट लैंडिंग पर दिख रहा था। लोहे से बनी रेलिंग्स अपनी जगह से उखड़ गई थी और कई रेलिंग्स गायब थी। एक बहुत बड़ा भारी बक्सा चकनाचूर हो गया था और उसके अंदर के सामान टूटकर चारों तरफ बिखरे पड़े थे। माल पहुंचाने वाली छोटी रेलगाड़ी का ट्रैक जो किनारे पर बना था, उसकी पटरियां कंक्रीट समेत पूरी उखड़ गई थी। वहां चारों तरफ मलबा ही पड़ा दिख रहा था। यहां पर क्रू ने कुछ ऐसी चीज भी नोटिस की जिससे उनका दिमाग हिल गया। कम से कम 1 टन वजनी चट्टान अपनी जगह से खिसकी हुई थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कितना भी भारी तूफान क्यों ना हो, एक चट्टान को अपनी जगह से इतनी दूरी तक खिसकाना इम्पॉसिबल है। एक दूसरी चट्टान के ऊपर बना घास का कुछ क्षेत्र भी जड़ से उखड़ा हुआ था और कई मीटर तक फैला था। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वहां हुआ क्या। अगर सच में ऐसा तूफान की वजह से हुआ है तो वो तूफान बहुत ही असामान्य था। जैसे जैसे वो इस तहकीकात में आगे बढ़ रहे थे,
चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी। उन्हें लाइट हाउस के कैबिन के अंदर से एक लॉग डायरी बरामद हुई, जिसमें 15 दिसंबर सुबह 9 बजे तक की एंट्रीज थी, जिसमें सामान्य और रोजमर्रा के कामों का ही जिक्र था। इसे देखकर यह क्लियरली पता चल रहा था कि यहाँ पर तबाही उन लोगों के गायब होने से पहले हुई थी, या फिर उसी तबाही के दौरान वो गायब हुए। इसके अलावा कुछ और बात थी जो हैरान करने वाली थी। केबिन रूम के बाहर केवल 2 ही सेफ्टी गियर टके हुए थे। इसका मतलब ये था कि उनमें से एक आदमी बिना सेफ्टी गियर के ही बाहर निकल गया था, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी, क्योंकि लॉग डायरी की लास्ट एंट्री के मुताबिक उस दिन मौसम बहुत ही खराब था, और वैसे भी उत्तरी अटलांटिक का मौसम बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए बिना सेफ्टी गियर के बाहर जाने की लापरवाही कोई कैसे कर सकता है। ये एक रेस्क्यू मिशन था जो अब पूरी तरह से एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री में बदल चुका था। उन्होंने पूरा आइलैंड छान मारा, लेकिन किसी भी हाउसकीपर का कोई नामो निशान नहीं मिला। वो तीनों कीपर्स बस कहीं गायब हो गए थे। जोसेफ मोर और उसके साथ 3 वॉलंटियर्स लाइट हाउस पर ही रुके ताकि उसे दोबारा फंक्शन में ला सके, और बाकी के क्रू मेंबर्स हेस्पिरस के साथ दोबारा अपने स्टेशन पर लौट गए, जहां से कैप्टन जिम हार्वी ने नॉर्दर्न बोर्ड लाइट हाउस को इस घटना से संबंधित टेलीग्राम लिखा, जिसमें लिखा था, प्लानन टापू पर एक बहुत ही भयानक दुर्घटना हुई है। तीनों लाइट हाउस कीपर्स डुकार्ट, मार्शल और मैकार्थर आइलैंड से गायब हैं। सारी गाड़ियां बंद पड़ी थी, और दूसरे संकेतों से पता चल रहा है कि यह दुर्घटना 1 सप्ताह पहले घटित हुई है। लगता है बेचारे तीनों कीपर्स तूफान आने के दौरान क्रेन की सुरक्षा करते हुए या फिर अपने सामानों को बचाते हुए समुद्र की तेज और विशाल लहरों के साथ बह गए। समय के साथ इस घटना में कई और किस्से जुड़ गए थे, जैसे कि कैबिन से एक नहीं बल्कि 2 डायरी बरामद हुई थी, एक मेन लॉग डायरी और दूसरी जेम्स डुकार्ट की पर्सनल डायरी, और उसके द्वारा लिखी गई एंट्रीज कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही थी। डुकार्ट की डायरी उन लोगों की उस वक्त की मानसिक स्थिति के बारे में बता रही थी। उसकी कुछ पंक्तियों में लिखा था कि मैकार्थर उस दिन सुबह से ही परेशान थे और लगातार रो रहे थे, जो कि एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास था, क्योंकि सभी लाइट हाउस कीपर्स काफी अनुभवी थे, और ऐसा नहीं था कि उन्होंने इससे पहले कभी तूफान नहीं देखा था। और साथ ही मैकार्थर के लड़ाई झगड़ों के चर्चे तो डॉक पर हर तरफ होते रहते थे। वो बहुत ही मजबूत शख्सियत वाला इंसान था, वो इस तरह से रो नहीं सकता। डुकार्ट की आखिरी लॉग एंट्री में लिखा था, तूफान रुक गया है, सब कुछ शांत है और हर जगह बस ईश्वर है। लेकिन कई सालों बाद रिसर्च करने के बाद पता चला कि असल में किसी भी लॉग डायरी में डुकार्ट के रोने और मार्शल का व्यवहार चिड़चिड़ा होना, इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। कहते ये सब बस काल्पनिक बातें थी, जो कई सालों बाद अमेरिका की एक पल्प मैगजीन ने इन घटनाओं में ऐड की थी, ताकि इस कहानी को थोड़ा और मिस्टीरियस और दिलचस्प बनाया जा सके। वहां से केवल एक ही मेन लॉग डायरी बरामद हुई थी, और उसमें बस वेस्ट लैंडिंग में हुई बर्बादी 12, 13 और 14 तारीख को मौसम में होने वाले बदलाव के बारे में लिखी हुई एंट्रीज ही मिली थी। इसके अलावा किसी भी हाउसकीपर की बॉडी समुद्र तट पर बहकर नहीं आई, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी, क्योंकि वहां पर उससे पहले कई जहाज टकराए थे और इनमें मरने वाले लोगों की बॉडीज वहां अक्सर तैरते हुए मिल जाया करती थी। लेकिन उन तीनों हाउसकीपर्स में से किसी की भी बॉडी बरामद नहीं हुई। उनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला है कि उनके साथ क्या हुआ था। फ्लैनन आइलैंड पर उस रात क्या हुआ था, ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर अपनी थ्योरीज और दलीलें दी है, जैसे कि उनमें से एक कीपर मैकार्थर ने बाकी के दोनों कीपर्स को मार दिया होगा, लेकिन बाद में उसे इस बात का अफसोस हुआ होगा और पश्चाताप करने के लिए उसने समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दी होगी। मैकार्थर की छवि एक गुस्सैल और लड़ाकू शख्सियत के रूप में बनी हुई थी, और उसकी वायलेंट हिस्ट्री को देखते हुए ही इस तरह की अटकलें लगाई गई। कई लोग ये मानते हैं कि अटलांटिक महासागर में एक दैत्याकार जीव रहता है, जो तैरते हुए या समुद्र की लहरों के साथ वेस्ट लैंडिंग पर पहुंच गया होगा। वहां पर तीनों कीपर्स जब तूफान से सामान बचाने की कोशिश कर रहे होंगे, उस दौरान उस दानव ने उन्हें अपना निवाला बना लिया। वो उन्हें समुद्र की गहराई में खींच कर ले गया होगा और उन्हें साबुत ही निगल गया, और इसी वजह से उनके अवशेष नहीं मिले। अक्सर समुद्र की गहराई में इस तरह के दानवों को देखे जाने की बातें सामने आती रही हैं।
मैं इस तरह के जीवों पर कई वीडियोस भी बना चुका हूँ। अटलांटिक ओशन की गहराई से सुनाई देने वाली विचित्र सी आवाज आज भी एक रहस्य है। जिस दिन तीनों कीपर्स गायब हुए थे, उस दिन एक चश्मदीद ने एक रहस्यमयी नाव को फ्लानन टापू के आसपास ही देखने का दावा किया था। उस दिन वो टापू के घास वाले मैदान में अपने मवेशियों को चरा रहा था। कहते साल के किसी विशेष दिन उस नाव में प्रेत आत्माएं सवार होकर फ्लानन टापू का चक्कर लगाती हैं। ये वहाँ की लोकल दंतकथा है जिन पर फ्लानन आइलैंड के आसपास बसे टापू के लोग विश्वास करते हैं। ये लोग उन्हें फैंटम ऑफ फ्लानन के नाम से पुकारते हैं और उनका मानना है उन तीनों कीपर्स के गायब होने के पीछे उन्हीं प्रेत आत्माओं का हाथ है जो उन तीनों को अपने साथ दूसरी दुनिया में ले गई। वैसे ये बस एक अर्बन लेजेंड है और इसका कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। 20वीं सदी के आते आते लोगों ने इस घटना पर एक नई थ्योरी दी कि ये सब दूसरे ग्रह के प्राणियों का काम है। वैसे एलियन अबडक्शन की घटनाएं पहली बार नहीं सुनी गई हैं। बार्नी और बेटी हिल के अबडक्शन जैसे कई हिस्टोरिकल केस फेमस हैं, जहां पर एलियंस द्वारा अपहरण की घटनाओं पर लोगों ने पूरी तरह विश्वास किया है। इन टॉपिक्स पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। एलियन अपहरण की घटनाओं को विस्तार से जानने के लिए आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। नॉर्दर्न बोर्ड लाइट हाउस ने जो खुद की रिसर्च करने के बाद एक्सप्लेनेशन दी है, उस पर कई मिस्ट्री लवर्स को विश्वास नहीं है। हालांकि उनकी थ्योरी बिल्कुल सामान्य है, जिसके अकॉर्डिंग उस रात तूफान बहुत तेज था। समुद्र की भीषण लहरें आइलैंड के वेस्ट लैंडिंग से टकरा रही थी, जिससे वहां पर रखे सामानों को बहुत नुकसान हो रहा था। साथ में वहां पर रखी क्रेन को भी समुद्र में बह जाने का खतरा था। इसलिए दोनों लाइट हाउस कीपर्स उन सामानों को बचाने के लिए वेस्ट लैंडिंग पर जद्दोजहद कर रहे थे और नियम के हिसाब से एक कीपर को लाइट हाउस के अंदर ही रुकना था। लेकिन जब तीसरे हाउसकीपर ने एक विशाल लहर को लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हुए देखा तो उसने उन्हें आगाह करने की कोशिश की होगी, लेकिन इतने तेज शोर और तूफान में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होगा। इसलिए वह लाइट हाउस छोड़कर खुद उनके पास मदद करने गया और जल्दबाजी में वह अपना सेफ्टी गियर पहनना भूल गया। दोनों हाउसकीपर्स के पास बहुत कम समय बचा था। जब वो विशाल लहर सुनामी बनकर वेस्ट लैंडिंग से टकराई तो उसने वहां पर मौजूद सारे सामानों को तहस नहस कर दिया और उन तीनों को बहाकर समुद्र में ले गई। तट पर कोई भी लाशें तैरते हुए नहीं मिली। हो सकता है उनके मरे हुए शरीरों को समुद्री मछलियों ने खा लिया हो। तीन निडर लाइट हाउस कीपर्स का एक वीरान टापू से बिना किसी नामो निशान के गायब हो जाना कई तरह के सवालों और मिस्ट्रीज को जन्म देता है। अगर ऊपर बताई गई थ्योरीज की माने तो उनमें से 2 थ्योरीज हैं जो उन हाउसकीपर के गायब होने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। पहली थ्योरी जो नॉर्दर्न बोर्ड लाइट हाउस ने अपने ऑफिशियल बयान में दी है कि उन्हें तेज सुनामी लहरें बहा के ले गई, और दूसरा एलियन एब्डक्शन थ्योरी, क्योंकि वहां पर जैसे हालात थे वो दूसरे ग्रहों के प्राणियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों से ज्यादा मेल खाते हैं। सबसे पहली बात, वेस्ट लैंडिंग पर सबसे ज्यादा तबाही मची थी, लेकिन ईस्ट लैंडिंग पूरी तरह सामान्य स्थिति में था। जबकि तूफान पूरे आइलैंड पर आया होगा, लेकिन तबाही पर्टिकुलर वेस्ट लैंडिंग पर ही हुई थी। ये काफी आश्चर्यजनक बात थी। साथ ही धातु की रेलिंग्स और रेलवे ट्रैक जमीन से उखड़ गए थे। सारी घड़ियां बंद थी और किचन के अंदर जो कुर्सी उल्टी रखी हुई थी, अगर वो भी मेटल की थी तो इसका मतलब किसी मैग्नेटिक फील्ड ने उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश की होगी। वैसे मेरा भी यह बस स्पेकुलेशन है और ज़रूरी नहीं कि ये सच हो। आपको क्या लगता है कि उन लाइट हाउस कीपर्स के साथ क्या हुआ होगा? क्या आपकी भी कोई अपनी थ्योरीज है इस पर? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।